हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे पदार्थ विज्ञान, इसका पेपर सेकंड एमसीक्यू। ठीक है ना। जो 20 एमसीक्यू आते हैं तो लगभग इससे 10 से 12 या 15 एमसीक्यू तक मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं प्रमाण परीक्षा से। तो प्रमाण परीक्षा में पहला क्वेश्चन है, प्रमेयते अनेन इति प्रमाणम किसका कथन है। ठीक है ना। 4 ऑप्शन दिया है, चक्रपाणी, नैयावर्तिक, उदयनाचार्य, वात्स्यायन। ठीक। तो इसमें क्या आंसर होगा? आंसर खुद टिक मार करके दिया है चक्रपाणी, तो चक्रपाणी इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है कि प्रमाण एर अर्थ और धारणम रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन क्या क्या दिया है, प्रमा, प्रमेय, प्रमाणम, परिचम। तो जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें इस सब का डेफिनेशन दिया गया है। हमने वहाँ भी बताया था कि एक स्टेटमेंट देगा जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स देगा, तो आपको वहाँ पर भरना पड़ेगा। तो प्रमा मतलब क्या होगा? यद अर्थ विज्ञानम सा प्रमा, है ना। प्रमेय यो अर्थ प्रेमिते तत्प्रेम, प्रमाण प्रमिते अनैनित प्रमाणम। ये निरुक्ति भी होती है प्रमाण की। ठीक है ना। फिर आते हैं न्याय दर्शन के अनुसार प्रमेयों की संख्या। तो ये 12 होती है। कौन कौन से होते हैं यहाँ लिखा है, आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख, अपवर्ग। ठीक है ना। तो ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है सब नाम याद करना। किसके अनुसार प्रमाणों की संख्या 2 है, ये इम्पोर्टेंट है। बौद्ध, जैन, वैशेषिक सभी विकल्प सही हैं, इसमें सही विकल्प सही हैं। ठीक। फिर आ गया अर्थापत्ति। अर्थापत्ति प्रमाण किसने माना है? कि प्रभाकर ने माना है। इसको आपको लर्न करना है। ठीक। और ये वाला जो क्वेश्चन है तो इसको हम दर्शन चैप्टर में पढ़ाए हैं, कौन कितने प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द उपमान, अर्थापत्ति। ठीक है ना। चेष्टा प्रमाण किसने माना है? तांत्रिक ने माना है। फिर है द्विधमेव खलु सर्व सच्चा सच किसने कहा है? चरक संहिता में कहा है। ठीक। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, नामों उपलब्धि कारणम रिक्त स्थान की पूर्ति करें तो हेतु, प्रमाण, परीक्षण, लक्ष्य और हेतु। तो हेतु में इसका फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, चेष्टा प्रमाण का अंतर्भाव किस प्रमाण में किया जा सकता है? तो अनुमान प्रमाण। तो ये टेबल आपको बुक में भी दिया है, इसको आपको याद करना है। तो इसका प्रत्यक्ष और अनुमान ये मूल प्रमाण है। इसका समावेश प्रमाण क्या है? उपमान, अर्थापत्ति, अभाव और संभव। अनुमान का चेष्टा और युक्ति, आप्तोपदेश का ऐतिही। ठीक, ये है। फिर आ गया परीक्षायास्तु खलु प्रयोजनम फिल इन द ब्लैंक्स ज्ञानम। तो ये सब क्या है? ये सब स्टेटमेंट हैं जो आप पढ़ेंगे बुक, उसमें सब दिया है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। हालांकि एग्ज़ाम में इतना फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आता, उसमें हमेशा चॉइस करने वाला ही आता है। एक क्वेश्चन आ गया तो आ गया, नहीं तो ज़्यादा एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, बाकी इतना नहीं आता। फिर भी है एक्सप्लेनेशन क्या है, प्रतिपत्ति का ज्ञान करना परीक्षा का प्रयोजन है। प्रतिपत्ति का प्रयोजन है कि यह जान लेना कि किस रोग की चिकित्सा की योजना किस तरह बनाई जाए। ठीक है। ग्रहणी की मृदुता और कठिनता का ज्ञान किस प्रमाण से होता है? प्रत्यक्ष, आप्तोपदेश, अनुमान, उपमान। तो अनुमान प्रमाण से होता है। ठीक है ना। फिर आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, आप्तोपदेश प्रमाण। तो आप्तोपदेश क्या होता है? मतलब जो आप्त पुरुष के द्वारा जो बात वाक्य कहे गए हैं, जो बात कहा गया है, उसको हम क्या कहेंगे? आप्तोपदेश प्रमाण। ठीक है ना। तो निम्न में आप्त के पर्याय क्या हैं? आप्त मतलब क्या होता है? शिष्ट, विबुद्ध, प्राणाचार्य। डी क्या है? ए एवं बी दोनों। तो शिष्ट क्या होता है? संपूर्ण जगत को कार्य, अकार्य, प्रवृत्ति, निर्वृत्ति रूपी उपदेशों से शिक्षा देने वाला शिष्ट होता है। विबुद्ध क्या है? जिसने विषय का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त किया हो उसे विबुद्ध कहते हैं। जैसे कहा जाता है कि जो आप्त पुरुष हैं वो जो कह देते थे वो सही होता था। आप्त पुरुष त्रिकालदर्शी होते थे, मतलब उन्हें भूत,
और भविष्य वर्तमान सभी कालों का ज्ञान होता था, वो झूठ नहीं बोलते थे। वेद पुराण आदि को कौन सा उपदेश कहा गया है? अलौकिक कहा गया है। शब्द के भेद कितने हैं? 4 हैं। अब कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और अनृत। अनृत मतलब इसे सत्य का जो विलोम होता है, सत्य मतलब सच और अनृत मतलब झूठ। ठीक। फिर मृत के पश्चात पुनर्जन्म होता है, यह किस शब्द का उदाहरण है? तो अदृष्टार्थ, जिसको हम नहीं देख सकते, है ना। देयर इज ए लाइफ आफ्टर डेथ, एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ शब्द? अदृष्टार्थ। मतलब जिन वाक्यों में वर्णित विषयों का इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता, उन्हें अदृष्टार्थ कहते हैं। दृष्टार्थ फिर किसे कहेंगे? जिस चीज़ को इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जा सके। और शब्द वृत्ति कितने भेद हैं? इसके भी 4 भेद हैं। अब कौन कौन से हैं इसको यहाँ देख लीजिए। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तात्पर्याख्या, ये सब हमने पढ़ा दिया है चैप्टर में। जब किसी शब्द का सामान्य अर्थ प्रकट न होकर अन्य अर्थ का अवबोध होता है, तब उसे क्या कहते हैं? तब उसे लक्षणा कहते हैं। अब देखिए जो चारों ऑप्शन है उसको एक्सप्लेन किया गया है। अभिधा, अभिधा मतलब जब किसी शब्द का सामान्य अर्थ में प्रयोग होता है तब वहाँ उसकी अभिधा शक्ति होती है। व्यंजना, जब वाच्य अर्थ और लक्ष्य अर्थ से अतिरिक्त किसी तीसरे ही अर्थ का बोध होता है तो उसे व्यंजना शक्ति कहते हैं। और तात्पर्याख्या क्या है? जब एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, ऐसी अवस्था में शब्द की जिस शक्ति से योग अर्थ का ज्ञान होता है तो उसे तात्पर्याख्या कहते हैं। ठीक है ना। ये फिर आ गया निम्न में शक्तिग्रह क्या है? तो शक्तिग्रह क्या होता है? 8 होते थे। व्याकरण, उपमान, कोश, अपवाक्य, व्यवहार, वाक्य शेष, विवृत्ति और सानिध्य। ठीक, तो ये हो गया शक्तिग्रह। आगे बढ़ते हैं। अर्थबोधक पद समूह, इसमें क्या फिल करना है? ये ऑप्शन है शब्द, अध्याय, वाक्य और स्थान। तो इसमें वाक्य फिल इन द ब्लैंक किया जाएगा। एग्जाम्पल क्या है? पद क्या होता है? पद मतलब 2 या 2 से अधिक अक्षरों के शब्दों के समूह को पद कहते हैं। पद बोले तो वाक्य। अब शब्द क्या होगा? अक्षर अक्षर मिलके शब्द बनते हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक अक्षर मिलेंगे तो वो शब्द बनेंगे। अब उन्हीं शब्दों का समूह पद बन जाएगा, जिसे हम वाक्य कहेंगे। ठीक, फिर आगे आता है वाक्य अर्थ ज्ञान हेतु कितने होते हैं? तो ये 3 होते हैं। कौन कौन? आकांक्षा, योग्यता और सानिध्य। इस पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। फिर है निम्न में आप्त के लक्षण क्या हैं? तो हमने पहले ही बताया इसमें आप्त पुरुष क्या होते हैं? जिन्हों त्रिकालदर्शी होते हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं, है ना। तो इसके लक्षण क्या क्या है? रज और तम से युक्त, मतलब इनमें कोई सा विकार नहीं होगा, कोई दोष नहीं होगा। त्रिकालिक ज्ञान, ये भी होगा। शिष्ट, ये भी होगा। तो इसका क्या आंसर होगा? सभी, मतलब ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट चैप्टर प्रत्यक्ष प्रमाण, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें से MCQ 2 MCQ, एक शॉर्ट आंसर, लॉन्ग भी बनता है। ठीक है ना। तो सन्निकर्ष के कितने भेद होते हैं? सन्निकर्ष के 6 भेद होते हैं। संयोग, समवाय, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, संवेद समवाय और विशेषण विशेष भाव। आगे बढ़ते हैं। व्यक्ता और तदात्वे, व्यक्ता और तदात्वे बुद्धि किस प्रमाण से होते हैं? तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण से होते हैं, क्योंकि श्लोक में ही बोला गया है ना। तदात्वे मतलब तत्क्षण जो ज्ञान हो, मतलब तुरंत, उसी क्षण। ठीक है ना, ये चीज़ है। फिर आगे बढ़ते हैं। जिस ज्ञान में वस्तु के अंश अंश का ज्ञान ना होकर केवल यह प्रतीत होता है कि एक वस्तु मात्र है, उसे क्या कह देंगे? उसे हम निर्विकल्प कहते हैं। ठीक है ना। और साफ विकल्प क्या होगा? उसमें हमको हर एक चीज़ का ज्ञान होगा, हर एक अंश का ज्ञान होगा। जैसे जैसे कोई अगर जहाज़ है, आसमान में उड़ रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं हाँ भाई कोई चीज़ जा रहा है, हम पहचान नहीं पा रहे हैं वो है क्या, बहुत छोटा दिखाई देगा, उसे हम क्या कहेंगे? निर्विकल्प। वही जब कोई हमारे पास से कोई चीज़ जा रही है, मान ली चिड़िया उड़ते जा रही है, तो हम देख लिए हाँ चिड़िया है, उसके पंख है, आँख है, ये है वो है, तो हो गया सविकल्पक। तो आगे देखिए इसमें क्या है। जिस प्रत्यक्ष ज्ञान में वस्तु के नाम, विशेषता आदि का ज्ञान होता है उसे सविकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं, है ना। हमको नाम भी पता हो गया कि चिड़िया है, विशेषता क्या है? पंख है, उड़ रहा है ना, ये सब का ज्ञान हो गया। आगे बढ़ते हैं। विषयों का इंद्रियों से प्रत्यक्ष संबंध होकर प्रत्यक्ष ज्ञान का होना क्या कहलाता है? लौकिक कहलाता है।
तो विषयों का इंद्रियों से प्रत्यक्ष संबंध हुए बिना प्रत्यक्ष का ज्ञान होना अलौकिक प्रत्यक्ष कहलाएगा, उसी का जस्ट उल्टा। आगे बढ़ते हैं। बर्फ के टुकड़े को देखकर उसे स्पर्श किए बिना ही उसकी शीतलता का ज्ञान होना किस प्रत्यक्ष का लक्षण है? तो ये ज्ञान प्रत्यक्ष का लक्षण है, ठीक है ना। जैसे अब देखिए, वैसे बर्फ का टुकड़ा हुआ तो उसको हम अपने आँख से देख लेंगे तो हमारा मतलब कि चक्षु इंद्रिय काम करेगी। तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसको छुएं, हम देख के अनुमान लगा सकते हैं कि ये ठंडा होगा, है ना, शीतल होगा। अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, प्रत्यक्ष अनुपलब्धि के कारण कितने हैं? तो इसके 8 कारण है। ये आपको चैप्टर के लास्ट में दिया है, इससे 60 क्वेश्चन बनता है, अक्सर मतलब क्वेश्चन आता है। तो उसको आपको क्या करना है, 8 के नाम लिखना है, फिर 8 को 2-2 लाइन में एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ, ठीक है ना। ये देखिए नीचे नीचे लिखा है अति सन्निकर्षात, टू क्लोज, बहुत ज़्यादा नज़दीक हो। जैसे मान लीजिए कोई किताब है, उसको हम आँख के पास सटा लेंगे तो उनको अक्षर दिखाई नहीं देगा, तो वो हो गया अति क्लोज। अति सन्निकर्षात। अति विप्रकर्षात, टू फार, कोई चीज़ बहुत ऊपर उड़ रहा है, कोई चिड़िया है आकाश में बहुत ऊपर जा रही है, टू फार हो गया। आवरणात, मतलब कोई चीज़ ढक दी है, कवर। जैसे मान लीजिए कोई कलम है, उसके ऊपर हम कपड़ा से ढक देते हैं, फिर हमको कलम का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होगा, पेन हमको सही से दिखाई नहीं देगा, तो हो गया आवरणात। अब एक करण दौर्बल्यात, मतलब वीक सेंस ऑर्गन। मान लीजिए आपको कोई ऑर्गन जो है, जैसे मान लीजिए चक्षु इंद्रिय है, उससे आपको कम दिखाई देता है ना, तो वो हो गया करण दौर्बल्यात। फिर है मनो अनवस्थानात, अटेंशन ऑफ माइंड एल्सवेयर। कहने का मतलब आपका जो मन है, दिमाग है, वो एक जगह स्थिर ना हो। जैसे मान लीजिए क्लास में कोई टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं लेकिन आपका ध्यान वहाँ पर नहीं है, तो वो हो गया मनो अनवस्थानात। फिर आते हैं समाना विहारात, मतलब प्रेजेंस ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए भेड़ों के झुंड में हम कोई बकरी डाल दें, ठीक है ना, वो हो गया समाना विहारात। फिर आ गया अभिभवात, डिफीटेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज सिमिलर ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब कोई हाथी है, उसके सामने हम कुछ दूसरा जानवर खड़ा कर दें, मान लीजिए कुत्ता खड़ा कर दें, कुत्ता नहीं दिखेगा, है ना, तो वो हो गया। फिर आ गया अति सूक्ष्म, सबसे छोटा सूक्ष्म, मान लीजिए माइक्रोस्कोप से हम कोई बैक्टीरिया देख रहे हैं, तो ये हो गया अति सूक्ष्म। आगे बढ़ते हैं। निम्न में इंद्रिय द्रव्य है। अब देखिए कर्ण, स्पर्श, घ्राण इंद्रिय, वायु। तो इंद्रिय द्रव्य क्या हो गया, वायु हो गया। अब देखिए इसमें कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे इसमें ऑप्शन दिया कर्ण, तो कर्ण क्या है, ये इंद्रिय का स्थान है, अधिष्ठान है ना। फिर क्या स्पर्श बुद्धि, ये इंद्रिय बुद्धि है, जहाँ बुद्धि लग जाए वो इंद्रिय बुद्धि हो जाएगा, ठीक है ना। अब जहाँ पर इंद्रिय लगे जिस शब्द में, वो इंद्रिय हो जाएगा। इसमें क्या करें, इंद्रिय द्रव्य। इंद्रिय द्रव्य क्या है, वायु। एक होता है द्रव, एक होता है द्रव्य। तो द्रव होता है वो लिक्विड होता है। तो द्रव क्या है, द्रव्य कुछ भी हो सकता है आपका, लिविंग नॉन लिविंग, है ना, मेटल नॉन मेटल, कुछ भी, तो ये द्रव्य होगा। द्रव क्या होता है, लिक्विड होता है। आगे बढ़ते हैं। चक्षु का घट के रूप में संयोग है, क्या है, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, संयोग सन्निकर्ष, संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष या समवाय सन्निकर्ष। इसमें होगा ये संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें बुक में चार्ट के फॉर्म में दिया गया है चक्षु के साथ, है ना, उसको आपको देख लेना बुक में। तो चक्षु के साथ घट का संयोग क्या है, संयुक्त सन्निकर्ष। चक्षु का घट के रूपत्व से संयोग क्या है, संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष। कर्ण का शब्द से संयोग क्या है, समवाय सन्निकर्ष। तो बुक में चार्ट के फॉर्म में दिया है, एक चक्षु का दिया है, एक कर्ण का दिया है। इसको आप जरूर देखें, जरूर याद करेंगे, एग्जाम में अक्सर आता है। आगे बढ़ते हैं। अभाव, अभाव प्रत्यक्ष यो सन्निकर्ष स फिल इन द ब्लैंक। इसमें क्या फिल करेंगे, तो विशेषण विशेष भाव फिल करेंगे। ये क्या चीज़ है, अभाव का प्रत्यक्ष ज्ञान जिसके द्वारा होता है उसे विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष कहते हैं, ठीक। फिर आता है अंतःकरण किसे कहते हैं, व्हाट इज नोन एज अंतःकरणा। तो मन, आत्मा, इंद्रिय, आत्मा, अहंकार, बुद्धि, आत्मा, मन बुद्धि और अहंकार। तो मन बुद्धि अहंकार, इस सीक्वेंस से आपको याद करना है, इसको कहेंगे अंतःकरण। अब चरक संहिता में कितने करण माने हैं, तो ये 12 माने हैं। 12 कौन कौन से हैं,
पहले हो गए मन और बुद्धि, फिर 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय। तो ये 5 ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय प्लस मन और बुद्धि। और ये आगे है संख्य कारका ने 13 करण माने, ये नहीं आता, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, तो ये चैप्टर समाप्त हुआ प्रत्यक्ष प्रमाण। नेक्स्ट चैप्टर आता है अनुमान प्रमाण। इससे क्लिनिकल क्वेश्चन आता है एग्जाम में। हालांकि इसमें जितना भी एग्जाम्पल दिया गया है सब यही है, जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धूम होगा, है ना। इस तरह का अनुमान लगाया जाता है। क्वेश्चन क्या है, अनुमान शब्द में अनु का क्या अर्थ है। अनुमान शब्द में अनु का क्या अर्थ है। अनु मतलब होता है बाद में या पश्चात। तो ऑप्शन क्या क्या है, पूर्व, सूक्ष्म, पश्चात, बहल। इसका आंसर हो गया पश्चात। अनु मतलब पश्चात, मान मतलब ज्ञान। प्रत्यक्ष कारण को देखकर उसके आधार पर पश्चात किसी अप्रत्यक्ष विषय का ज्ञान जिस प्रमाण के आधार पर होता है उसे अनुमान कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हम कहीं अगर धुआं देखते हैं, धूम जिसको कहते हैं आयुर्वेद की भाषा में धूम, तो वहाँ पर अग्नि उपस्थित होगा। मतलब अगर कहीं धुआं दिख रहा है, या कहने का मतलब वहाँ पर अग्नि अवश्य होगा, ये अनुमान लगाया जा रहा है। फिर आ गया अनुमानम खलु तर्को फिल इन द ब्लैंक्स अपेक्षा। तो इसमें क्या है, उपमान, प्रत्यक्ष, युक्ति और आप्त। इसमें युक्ति होगा। युक्ति मतलब कल्पना करना, है ना। युक्ति की अपेक्षा रखने वाले तर्क को अनुमान कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, संदिग्ध साध्यवान फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें भरा जाएगा सपक्ष, विपक्ष, साध्य या पक्ष। तो इसमें क्या हम फिल करेंगे, पक्ष। तो संदिग्ध साध्यवान पक्ष, निश्चित साध्यवान सपक्ष, निश्चित साध्य अभाववान विपक्ष। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्शजन्यम ज्ञानम फिल इन द ब्लैंक्स अनुमिति। और इस चैप्टर में अनुमान में जो भी एमसीक्यू बनता है मैक्सिमम फिल इन द ब्लैंक्स के ही बनते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग बहुत सारे टर्म हैं और सबका एक छोटा छोटा सा पद दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है। उसमें से कोई एक शब्द उड़ा देंगे तो वही आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना रहेगा। जैसे परामर्श से उत्पन्न ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। अनुमिति, ये इंपॉर्टेंट है, अनुमिति शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, साध्य साधनम फिल इन द ब्लैंक्स। साध्य साधनम क्या है, फिर हेतु है। हेतु मतलब काज, कारण, है ना। इसको हेतु को हम साधन भी बोलते हैं, मतलब जिसके द्वारा कोई चीज़ किया जाए, साधन है या कारण है, ठीक है ना। फिर देखिए, साध्य निर्देशा प्रतिज्ञा। अब मान लीजिए एक स्टेटमेंट दे दिया, साध्य निर्देशा फिल इन द ब्लैंक्स, वहाँ पर क्या फिल करेंगे, प्रतिज्ञा। अब साध्य साधनम हेतु, ठीक है ना। साध्य का साधन क्या है, हेतु है। फिर व्याप्ति विशिष्टस् हेतु पक्ष धर्मता प्रतिपादकम वचनम उपनया हेतु उपदेशो प्रतिज्ञाया पुनर्वचनम निगमनम। तो ये स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। कहने का मतलब अगर आपको इसका अर्थ पता रहेगा तो फिल इन द ब्लैंक्स आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसलिए जब भी संस्कृत वाला श्लोक पढ़ें उसके नीचे का व्याख्या जरूर पढ़ें। आगे बढ़ते हैं, कारण को देखकर कार्य का अनुमान करना कौन सा अनुमान कहलाता है। अगर हम कोई कारण देख रहे हैं तो कार्य का अनुमान करना कौन सा अनुमान कहलाएगा, तो पूर्ववत, मतलब जो हम पहले अनुमान कर रहे हैं वो कहलाएगा। एक्सप्लेनेशन, शेषवत अनुमान क्या होता है, कार्य से कारण का अनुमान करना शेषवत कहलाता है ना। अगर ये हम पहले कर लेंगे तो पूर्ववत कहलाएगा। फिर है सामान्यतो दृष्ट, सामान्य दर्शन से अनुमान करना सामान्यतयो दृष्ट अनुमान है। आगे बढ़ते हैं, अवीत अनुमान के अंतर्गत किस अनुमान को रखा गया है, तो ये शेषवत, है ना, शेषवत अनुमान को रखा गया। शेषवत अनुमान क्या है, कार्य से कारण का अनुमान। मान लीजिए कोई कार्य हम कर रहे हैं या कर दिए हैं तो किस कारण से कर रहे हैं उसका अनुमान लगाना शेषवत कहलाता है। जैसे वीत अनुमान के अंतर्गत तत्व को मुदीकार ने पूर्वत और सामान्यतः दृष्ट अनुमान को रखा गया है। अवीत अनुमान के अंतर्गत शेषवत अनुमान का स्वीकार किया गया। तो ये जो वीत अनुमान, अवीत अनुमान है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, निम्न में सद हेतु का लक्षण नहीं है, तो पक्ष सत्वम, सापेक्ष सत्वम, विपक्ष सत्वम, असत्य प्रति सत्वम।
तो यहाँ पर विपक्ष सत्वम के स्थान पर क्या लिखेंगे, विपक्ष असत्वम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तर्क संग्रह ने कितने हेत्वाभास माने। तो ये हेत्वाभास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हेत्वाभास से। हेत्वाभास क्या है। तो हेत्वाभास 5 प्रकार के होते हैं। उसमें से आता है सविचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। ठीक, तो जब आपसे पूछा जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन में कि हेत्वाभास क्या होता है, इसके बारे में बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन आपको पूरा उसमें आपको कम से कम 2 पन्ना या 2.5 पन्ना भरना होता है। तो उसमें आप इसके 5 प्रकार लिखेंगे और सबके बारे में 2-2, 3-3 लाइन, इसके साथ देखें एग्जाम्पल। तो हेत्वाभास 5 प्रकार के होते हैं। यह गाय है क्योंकि इसमें सींग है। इस उदाहरण में सींग किस तरह का हेत्वाभास है। तो ये साधारण सव्यभिचारी है। ठीक, जैसे जो हेतु साध के साथ भी पाया जाए और साध के अभाव में भी किसी अन्य वस्तु में भी पाया जाए, उसे साधारण स्वविचारी हेत्वाभास कहते हैं। ठीक, इसे मान लीजिए एक तो हेतु साध्य, जैसे कि बोले तो काऊ यहाँ बोल दिया है, तो काऊ में तो सींग पाया ही जाता है। ठीक, और साध्य के अभाव में जैसे मान लीजिए कोई और प्रजाति ले लीजिए, बकरी ले लीजिए, उसमें भी सींग पाया जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, असिद्ध हेत्वाभास क्या होता है। असिद्ध हेत्वाभास क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक है आश्रय असिद्ध, स्वरूप असिद्ध और व्याप्यत्व असिद्ध। तर्क के कितने भेद हैं। तर्क के 5 भेद हैं। ये भी क्वेश्चन आता है। कौन कौन सा हो गया। एक है प्रमाण बाधित, जिसका प्रमाण हो। एक है आत्मा आश्रय, अन्योन्य आश्रय, चक्र आश्रय एवं अनवस्था। इस पे शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता तर्क वाले पे। फिर आ गया एक वस्तु को दूसरे के आधार पर और दूसरे को प्रथम के आधार पर सिद्ध करना किस प्रकार का तर्क है। ये होगा अन्योन्य आश्रय। जैसे उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल इसका हम ऐसे देख सकते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है क्योंकि वेदों में ऐसा कहा गया है, और जो वेदों में लिखा है वो सत्य है क्योंकि उसको सभी ने स्वीकारा है, इसलिए क्या हो गया, अन्योन्य आश्रय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अज्ञान का अनुमान किससे किया जाता है। अज्ञान का अनुमान किससे किया जाता है। शोक से, क्रोध से, विज्ञान से या मोह से। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मोह। अब एक्सप्लेनेशन में क्या पढ़ेंगे, व्यवसाय से विज्ञान का अनुमान, द्रोह से क्रोध का अनुमान, दीनता से शोक का अनुमान। चैप्टर समाप्त। नेक्स्ट चैप्टर है युक्ति प्रमाण। युक्ति मीन्स हम पहले बता दिए थे, कल्पना करना, ठीक, या कोई योजना बनाना, तो ये युक्ति प्रमाण होता है। तो युक्ति प्रमाण का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ आया है, चरक संहिता में आया है, ये आपको याद करना है। तो चरक संहिता ने चतुर्विध परीक्षा में आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति का वर्णन किया है। तो ये चतुर्विध परीक्षा है, ये आपको इसका नाम, इसके साथ साथ ये क्या है पता होना चाहिए विद एग्जाम्पल। तो चतुर्विध परीक्षा अगर पूछे चतुर्विध परीक्षा क्या है, तो आप बताएंगे आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। ठीक, युक्ति प्रमाण से किस काल के विषयों का ज्ञान होता है। तो तीनों काल, क्योंकि इसमें हम कल्पना करते हैं, है ना। कल्पना हम कुछ भी कर सकते हैं या योजना हम कुछ भी बना सकते हैं। ठीक, तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल में और तीनों काल। इसका रेफरेंस क्या है, चरक सूत्र 11/25। अब देखिए, मथ, मंथन और मंथान के उदाहरण में मथ शब्द से किसे संबोधित किया गया है। तो मथ शब्द क्या है, मथने की योग्य नीचे रखी गई लकड़ी। अब जब आप जब बुक पढ़ेंगे तो उसमें एक डायग्राम दिया गया है, उसमें एक डायग्राम दिया है, उसमें प्रॉपर बताया गया है कि मथ क्या होता है, मंथान क्या होता है और मंथन क्या होता है। तो उसमें पूछा गया कि मथ क्या होता है, तो उसमें नीचे जो लकड़ी रखी है उसको मथ कहते हैं, और ठीक है ना। और मंथन क्या होता है,
जो हम क्रिया करते हैं, मतलब ये लकड़ी को पकड़ कर मथने की क्रिया को हम मंथन कहते हैं। और मंथान क्या होता है? मंथान क्या होता है? उस लकड़ी को हम मंथान कहते हैं जिसके द्वारा हम क्रिया करते हैं, ठीक, मथने की। आगे बढ़ते हैं। जल कर्षण। कर्षण बोले तो जोती हुई भूमि, बीज एवं ऋतु के संयोग से किसकी उत्पत्ति होती है? तो शस्य की उत्पत्ति होती है। फिर आ गया फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक, इसको आप, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो आगे नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण क्या होता है? इसकी निरुक्ति है। प्रसिद्ध साधम्यार्थ साध साधनम फिल इन द ब्लैंक्स उपमानम, है ना, सिंपल सा। तो प्रसिद्ध वस्तु के समान धर्म से साध्य का जो साधन हो उसे उपमान कहते हैं। उपमान के भेद कितने होते हैं? उपमान के 3 भेद होते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। कौन कौन से? एक है साधर्म उपमान, वैधर्म उपमान और धर्म मात्र उपमान। और धर्म मात्र उपमान को हम असाधारण धर्म उपमान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का ज्ञान उसकी विशेषताओं के आधार पर किया जाता है तो उसे कौन सा उपमान कहते हैं? उसे हम धर्मात्म उपमान कहते हैं। बहुत छोटा चैप्टर है। फिर आता है चैप्टर अन्य प्रमाण। अन्य प्रमाण, इसमें जितने रिमेन प्रमाण जो बच रहे हैं दर्शन के अनुसार उसको इसमें लिया गया है। फिर अर्थापत्ति को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में किसने माना है? प्रभाकर, वेदांत, मीमांसक, तो तीनों ने माना है। अर्थापत्ति के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, ठीक, दृष्ट और श्रित। अभाव को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में किसने माना है? तो काव्य शास्त्र ने माना है। हालांकि बुक में कहीं ये डिस्कशन नहीं दिया गया है, सिंपल सा हमको वैशेषिक दर्शन ये सब पढ़ना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट वैसे नहीं कर सकते। तो अभाव या अनुपलब्धि को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में वेदांत, पौराणिक, तांत्रिक और काव्यशास्त्र मानते हैं। तो ये जो वेदांत, पौराणिक और तांत्रिक है ये इंपॉर्टेंट है। काव्यशास्त्र भी याद कर लीजिए, हालांकि अभी क्वेश्चन तो दिखा नहीं कहीं, लेकिन बुक में दिया तो कभी भी आ सकता है, क्योंकि जो बुक में जितने भी क्वेश्चन पीछे दिए हैं वो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट हो जाते हैं एग्जाम में, ठीक। चेष्टा को न्याय दर्शन ने किस प्रमाण के अंतर्गत माना है? तो अनुमान प्रमाण के अंतर्गत। चेष्टा क्या होता है? इच्छा। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कार्य कारण सिद्धांत। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, MCQ इसके साथ साथ शॉर्ट 5 मार्क्स वाले और लॉन्ग 10 मार्क्स वाले भी, ठीक। फिर है अनन्यथा सिद्ध कार्य नियत पूर्ववृत्त फिल इन द ब्लैंक्स। तो कारणम, कारण वह है जो कार्य के उत्पन्न होने से पूर्व उपस्थित हो, है ना। कारण वह है जो कार्य के उत्पन्न होने से पहले उपस्थित हो। मान लीजिए हम कोई कार्य कर रहे हैं तो बेवजह तो नहीं करेंगे, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा, तो वो कारण है। और वह किसी अन्य वस्तु से उत्पन्न ना हुआ हो उसे कारण कहते हैं। फिर आ गया फिल इन द ब्लैंक्स प्राक अभाव प्रतियोगी। प्राक अभाव प्रतियोगी, योग भाव का प्रतियोगी क्या है? कार्य होता है। इसका प्रतियोगी विरोधी कौन है? कार्य है। इसमें कार्य फिल कर देंगे। कारण के कितने भेद हैं? कारण के टोटल 3 भेद हैं, कितनी बार बता चुके हैं। समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। हाँ, समवाय कारण, असमवाय कारण, निमित्त कारण, ये भी जो बुक में हम जब पढ़ाए थे तो इसमें डायग्राम दिखा के डिनोट किया गया उसमें, ठीक है ना। उसको आप डायग्राम से समझ लिए तो इसका परिभाषा आपको जल्दी याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारेण कारणेन व सहेक अस्मिन् अर्थे संवेतम यत् कारणम फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्या फिल होगा? असमवाय कारणम। कार्य या कारण के साथ एक ही विषय पर समवाय संबंध से रहकर जो कार्य की उत्पत्ति करता है उसे असमवाय कारण कहते हैं। कार्य की उत्पत्ति के पश्चात जो शुभ या अशुभ भाव कार्य से उत्पन्न होकर कर्ता से अवश्य संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे अनुबंध कहते हैं। जिस प्रयोजन से कार्य की निष्पष्टि अभीष्ट होती है उसे कार्यफल कहते हैं। सत्य कार्यवाद के पेटा स्रोत कौन है? तो फिर आ गया दर्शन पे।
है ना। सत्यकारवाद कौन दिया था? सांख्य दर्शन। ठीक, सांख्य दर्शन में दिया गया है। और असत्यकारवाद वैशेषिक और न्याय दर्शन। आगे बढ़ते हैं। आरंभवाद किसे कहते हैं? आरंभवाद, निम्न में से किसे आरंभवाद भी कहा जाता है? तो सत्यकारवाद, विवर्तकारवाद, क्षणभंगुरवाद, असत्यकारवाद। तो आरंभवाद किसे कहेंगे? असत्यकारवाद को। ठीक, असत्यकारवाद को आरंभवाद भी कहा जाता है। कार्य अविद्यमान होते हुए भी उसे उत्पन्न किया जाता है, इसलिए इस सिद्धांत को आरंभवाद कहा जाता है। कार्य एक सर्वथा नवीन रचना है, उत्पत्ति से पहले इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। ये किसका मत है? ये असत्यकारवाद का मत है ना। परिणामवाद के प्रेरणा स्रोत कौन है? सांख्य दर्शन है। ये सब जो है दर्शन चैप्टर में बता दिया गया है चार्ट के फॉर्म में। विवर्तवाद के अनुसार विश्व का कारण है कौन है? ब्रह्मा है, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? किसने की है? ब्रह्मा ने की है ना। फिर आते हैं सर्व क्षणिक क्षणिकम, मतलब कि सभी चीज़ क्या है? टेम्परेरी है, क्षणिक भर है ना। सर्वम अनित्यम, इसमें क्या फिल करेंगे? अनित्यम। नित्य क्या होता है? नित्य मतलब शाश्वत, जो सर्वदा है। अनित्य जो अक्षणिक है, कुछ क्षण के लिए, जैसे हम लोग पृथ्वी पर अनित्य हैं। ठीक, वस्तु का निरंतर परिवर्तन होना, मतलब जो बदल रहा हो उसको क्या कहते हैं? उसको अनित्य कहेंगे। कोई भी वस्तु एक क्षण से अधिक अस्थायी नहीं रहती। ठीक, स्वभाववाद के प्रेरणा कौन है? चारवाक दर्शन है। सब आप दर्शन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आप चार्ट देखिए, वहाँ से याद कीजिए अगर याद नहीं है ना। 1 मार्क्स क्वेश्चन आराम से। बौद्ध दर्शन क्षणभंगुरवाद, जैन दर्शन अनेकांतवाद, चरक संहिता स्वभावप्रमवाद। हाँ, पिंडवाद किसे कहा गया है? पिंडवाद किसे कहा गया है? पीटर पाक को कहा गया है। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि पीटर पाक में पीटर का क्या अर्थ है, पीलू पाक में पीलू का क्या अर्थ है। इससे 2024 वाले बैच में क्वेश्चन आया है ना। इससे पहले भी आया है 1 मार्क्स में। जैसे पीटर पाक में पीटर का अर्थ है पिंड। ठीक, अभी आएगा आगे पीलू पाक में पीलू का क्या अर्थ है, अभी आगे आएगा। अनंत धर्मकम वस्तु किसका कथन है? ये जैन दर्शन का कथन है। तो जैन दर्शन इस संसार में अनेक वस्तुओं के अस्तित्व को मानता है और कहता है कि इन प्रत्येक वस्तुओं के अनंत धर्म, अनंत पहलू है। एक त्रिश्रेणु में होते हैं क्या? 3 द्रवणुक, 2 परमाणु, एक द्वैणुक, 3 द्वैणुक, 1 त्रैणुक और 4 त्रिणुक, 1 चतुर्णुक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, पीलू पाक में पीलू का क्या अर्थ है? पीलू का अर्थ है परमाणु। ठीक, जैसे उसमें पीटर पाक में पीटर का अर्थ था पिंड, वैसे पीलू पाक में पीलू का अर्थ है परमाणु, है ना। ये सायवाद का सिद्धांत किसकी देन है? जैन दर्शन की देन है। जैसे किसी भी वस्तु से संबंधित हमारा निर्णय सभी दृष्टियों से सत्य नहीं होता, अतः प्रत्येक ज्ञान के आगे शायद जोड़ देना वह उचित प्रतीत होता है। तो यहाँ पर पदार्थ विज्ञान का पूरा सिलेबस ख़त्म होता है। इसमें ये लास्ट वीडियो था, इसमें पेपर 2 में हम आपको MCQ कराएं, तो इससे 20 में से तो 10 MCQ आराम से फंस जाएगा। ठीक, बाकी पढ़ते रहिए। थैंक यू।